में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और सन 1886 में जब इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तब तक इसका स्वरूप जो है राष्ट्रीय हो गया था। सन 1885 में कुल 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जबकि 1886 के अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 से बढ़कर 439 राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना है। यानी साम्राज्यवाद का जो अर्थ होता है वो बेसिकली ये है किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र पर उसका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। उदारवादी के अंतर वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और MG रायनाइट जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम यूनिट 3 का पार्ट 8 हिस्ट्री ऑफ इंडिया का यूनिट 3 का जो पार्ट 8 है उसको देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम राष्ट्रवादी राजनीति के अंदर उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ेंगे। यानी उदारवादी क्या था और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी थे वो कौन से लोग थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है बाकी यूनिट्स की अगर आपने उनको वॉच नहीं करा है तो जाके आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। एंड उसकी जो भी वीडियोस है उसकी हमने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर दी है एंड जो भी वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक उसका प्रोवाइड कर रखा है। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या आपने हमारे चैनल पर अभी आप नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1858 के बाद भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का उदय हुआ। यानी 1858 के बाद जो है भारत में जो राष्ट्रवादी राजनीति था उसका उदय हुआ, जिसने धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम को भी संगठित रूप दिया। इस काल में राष्ट्रवादी आंदोलन दो प्रमुख धाराओं में बट रहे थे। यानी जो 1858 के बाद जब भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो उस समय जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो बेसिकली दो कैटेगरी में बट रहे थे। एक था हमारा उदारवादी राष्ट्रवादी और दूसरा था क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। यानी दो गुटों में ये बट रहे थे, उदारवादी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे वो 1885 से प्रारंभ होकर यानी 1885 से शुरू होता है और 1905 तक ये जो है सक्रिय रूप निभाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक सुधार, याचिका और संवाद के माध्यम से सुधार की नीति अपनाई। यानी उदारवादी राष्ट्रवादी के अंतर्गत वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश लोगों के जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनके समक्ष जो है याचिका देते थे, संवाद करते थे, उनके सामने अपनी जो है जो भी बातें रहती थी, अपनी जो नीतियाँ होती थी उनको दिखाते थे और अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। और उसी की जगह वह क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो कि 1905 के बाद सक्रिय हुआ और उन्होंने यह मान लिया कि स्वतंत्रता बलिदान और संघर्ष से ही मिल सकती है। यानी उन्होंने किसी भी तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी समक्ष बातें रखने की नहीं कोई बात रखने की उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने बस एक अपने मन में ठाना कि भाई स्वतंत्रता जो है वो बलिदान मांगती है, संघर्ष मांगती है। उन्होंने आंदोलन करे, बहिष्कार करा, स्वदेशी और कभी कभी हिंसा तक के तरीकों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जो कि क्रांतिकारी, जैसे इनके नाम से ही लग रहा है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जो बेसिकली क्रांति में विश्वास रखते हो या जो क्रांति करके किसी भी रूल रेगुलेशन को आगे बढ़ाते हो। 1858 से 1947 तक दोनों धाराओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत कर स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त दिशा की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करा। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस का संयोजन। बेसिकली जो कांग्रेस का संयोजन था वो इन दोनों गुटों के अंदर क्या देखने को हमें मिलता है हम उसको देखेंगे। 1885 में बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और सन 1886 में जब इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तब तक इसका स्वरूप जो है राष्ट्रीय हो गया था। सन 1885 में कुल 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जबकि 1886 के अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 से बढ़कर 439 हो गई थी। इन प्रतिनिधियों को विभिन्न स्थानीय संगठनों व इकाइयों ने चुनकर भेजा था। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो प्रति वर्ष भारत के विभिन्न भागों में आयोजित किया जाएगा। यानी जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उस समय जो उनकी पहली बैठक हुई थी उसमें जो 72 प्रतिनिधि जो शामिल थे, अब उसी की जगह पे जब दोबारा इसकी बैठकें हुई तो उसमें कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 से बढ़कर 439 यानी 439 तक पहुंच गई थी। और इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भारत के विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पर अपनी मीटिंग्स करेंगे।
अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो मध्यवर्ती संगठन है उसके बारे में, यानी मध्य वर्गीय जो संगठन यानी मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो आधुनिक मध्य वर्ग का जो है उदय हुआ था, जो मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जो शहरी या पेशेवर से मतलब जो शहरी लोग थे और पेशा जो उनका था वकील, शिक्षक, पत्रकार आदि का जो है ये वर्ग था। यानी जो मिडिल क्लास वर्ग था, जो उस समय आधुनिक मध्य वर्ग का उदय जो हुआ था, तो उसमें हमारे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले शहरी लोग थे और इनका जो पेशा था वो पेशे से वकील, शिक्षक, पत्रकार थे। और इन्हीं वर्गों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी तक कई सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने राष्ट्रवाद और समाज सुधार की नींव रखने का भी काम करा। यानी जो मिडिल क्लास था इन्हीं के द्वारा जो है संस्कृत संगठनों की अलग अलग जो है संगठनों की स्थापना भी करी गई, राष्ट्रवाद और समाज सुधार की नींव रखने का भी इनके द्वारा ही प्रयास किया गया। इनके जो प्रारंभिक काल की बात करें 1885 से लेके 905 तक, तो इसमें जो उदारवादी था वो प्रभावी था। यानी इसमें जो पहला दल जो हमें देखने को मिलता है, जो मेनली प्रभावी रूप से हमें देखने को मिलता है, वो उदारवादी था। यानी कांग्रेस में शिक्षित मध्य वर्गीय लोग जैसे कि वकील, शिक्षक और बुद्धिजीवी शामिल थे। सदस्यता का जो अधिकतर उच्च जातियों से और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले होते थे और इनका जो नेतृत्व हुआ वो दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं के हाथ में था। यह चरण जो था वो संवाद और सुधार की नीति वाला था। यानी जो ये चरण था वो क्या करता था, बात करता था, संवाद करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से और उसमें सुधार करने की अलग अलग नीतियां, अलग अलग प्लानिंग को जो है बनाता था। हम बात करेंगे जो मध्य वर्गीय संगठन था उनका योगदान क्या था, यानी जो मिडिल क्लास वर्ग था उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया। इन्होंने क्या करा, जन जागरण, राजनीतिक चेतना और समाज सुधार में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस को प्रारंभिक रूप से शिष्टीय वर्गीय मंचों से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तन करने की दिशा में भी कार्य करने का जो है मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा रोल्स हमें देखने को मिलता है। गांधी युग में भी यह वर्ग जो था वो कांग्रेस में सक्रिय रहा और हालांकि तब इसमें किसान, मजदूर और महिलाएं भी जो है बड़ी संख्या में शामिल हो चुके थे। यानी जब गांधी जी का युग आया या उस समय जब गांधी जी के द्वारा बहुत सारे जितने भी आंदोलन किए गए उसमें भी जो है इस वर्ग का काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है, चाहे वो महिलाएं हो या किसान हो या मजदूर वर्ग हो, इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है। अब हम बात सुधार की मांग यानी डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नेताओं ने, विशेषकर उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बार बार प्रशासनिक सुधार की मांग उठाई। यानी जो ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी भारतीय नेता थे उन्होंने क्या करा कि जो प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार करने की मांग करी, तथा इन्होंने क्या करा, इन सुधारों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की मनमानी, भेदभाव और विदेशी नियंत्रण वाली जो व्यवस्था थी उसको अधिक उत्तरदायी और न्याय संगत और भारतीयों की भागीदारी वाला बनाना चाहते थे। इसकी मांग उन्होंने करी। यानी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय लेती थी या जो भी फैसले लेती थी वो भारतीयों के अगेंस्ट ना होके उनके हित में होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मांग करी। अब हम देखेंगे कि जो प्रमुख प्रशासनिक सुधार की जो मांग थी वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले इसमें जो प्रमुख सुधार की मांग करी गई वो थी नौकरशाही में भारतीयों की भागीदारी। यानी जो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए, परीक्षा की आयु बढ़ाया जाए और इसमें भारत में ही आयोजित किया जाए। यानी सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें जो है भारतीयों को भी शामिल किया जाए तथा इसका जो भी एग्ज़ाम है वो भारत के अंदर ही लिया जाए, इसकी भी मांग रखी गई। स्वयं सत्ता शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला परिषद को अधिक अधिकार मिले और भारत को ब्रिटेन की तर्ज पर प्रतिनिधित्व के रूप में भी जो है प्रतिनिधित्व मिले, इसकी भी डिमांड वहाँ पर रखी गई, इसकी भी मांग रखी गई। तथा इसी के साथ साथ व्यय में कटौती यानी इकोनॉमिक इन एक्सपेंडिचर की बात करें तो सेना और विदेशी अधिकारियों के भारी वेतन में कटौती की जाए और भारतीय करदाताओं पर आर्थिक बोझ कम किया जाए, इस तरीके की भी मांग उस समय रखी गई थी। साथ ही साथ इसमें न्यायिक सुधार की भी बात रखी गई, जिसमें न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जाए, भारतीयों और अंग्रेजों के लिए समान कानून लागू हो, इसके लिए भी जो है बात रखी गई। भ्रष्टाचार और भेदभाव का अंत हो, यानी जितने भी प्रशासन में जातीय और नस्लीय भेदभाव था उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, इसके लिए भी बात रखी गई। जितने भी सरकारी अधिकारी को उत्तरदायी जो है बनाया जाए।
और विधान परिषद का विस्तार भी इसमें किया जाए, इसके लिए भी इन्होंने डिमांड रखी। और 1861 से लेके 1892 के अधिनियम में सुधार कर भारतीय प्रतिनिधित्व को भी इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने अपनी जो है मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है रखी। और इसका महत्व जो देखने को हमें मिला वो ये हुआ कि इन मांगों ने भारतीयों की राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया तथा प्रशासनिक सुधारों की मांग के जरिए भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की आलोचना के संवैधानिक भाषा में शुरुआत करी तथा यह मांग आगे चलकर स्वराज और फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भी बदल गई। तो इसका महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। जितने भी उस समय के लोगों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगे रखी गई, उसने आगे चलकर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा एवं विदेश नीति की आलोचना, यानी नागरिकों के जो अधिकार थी उसकी सुरक्षा किस प्रकार से रखी गई या सुरक्षा के लिए किन किन अधिकारों की मांग की गई, और जो भी विदेश नीति थी उसकी आलोचना किस प्रकार से की गई। सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के मौलिक नागरिक अधिकारों को अक्सर उल्लंघन जो है होता था, जिसमें राष्ट्रवादी नेताओं ने इन अधिकारों की सुरक्षा की मांग की लगातार जो है मांग करी। और इसमें जो जितने भी भारतीय होते थे उनके जो भी मौलिक अधिकार होते थे उसका उल्लंघन किया जाता था, इसीलिए इसकी जो है मांग की गई। इसमें जो प्रमुख अधिकारी जो भी अधिकारों की मांग की गई वो थी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी विचार, भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता मिले, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिले, किसी भी प्रकार का भाषण, प्रेस और सभा करने की भी स्वतंत्रता लोगों को दी जाए, इसकी भी बात रखी गई। न्याय का अधिकार मिले, यानी भारतीयों को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिले। अंग्रेज और भारतीयों के लिए समान कानून ही बनाया जाए जो कि दोनों के लिए ही कॉमन काम करे, चाहे वो भारतीय हो या कोई अंग्रेज हो। भेदभाव रहित प्रशासन हो, यानी नस्ल, धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव किसी के साथ ना किया जाए। संवैधानिक अधिकार, जिसमें भारत में कानूनों द्वारा संरक्षित मूल अधिकार दिए जाए, जैसे ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त है, यानी जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके लिए भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसकी मांग रखी गई। जैसे कि ब्रिटेन में जो भी अधिकार नागरिकों को दिए गए थे उसी प्रकार से भारत में भी कानून जो है बनाया जाए और इसको संरक्षित रूप से रखा जाए और भारतीयों को भी इसका अधिकार दिया जाए। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे उन प्रयासों की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रयास था वो था 1919 के रॉलेट एक्ट का विरोध। यह अधिनियम बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नज़रबंदी की अनुमति देता था, यानी 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसमें किसी भी भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के जो है गिरफ्तार करने का जो है अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है दे दिया गया था। जो भी अंग्रेजी के सैनिक थे जिनका विरोध था वो गांधी जी और कांग्रेस ने इसे नागरिक स्वतंत्रता पर आघात बताकर इसका जो है विरोध जताया। विदेश नीति की आलोचना भी की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति भारत के हितों की उपेक्षा कर केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए चलाई जाती थी, जिसकी राष्ट्रवादी नेताओं ने कड़ी आलोचना करी। यानी जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां बनाई जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के जो है शोषण के लिए बनाई जाती थी, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है कड़ी आलोचना की गई और लोगों के द्वारा इसका भी काफ़ी विरोध किया गया। प्रमुख आलोचना की जो की गई थी उसमें से पहला जो था वो था भारत को युद्ध से घसीटना, यानी भारत को जबरन ब्रिटिश युद्ध में झोंका गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी जितने भी युद्ध होते थे उसमें भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती ले जाया जाता था और उनसे जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करवाया जाता था। भारतीय संसाधनों का दोहन हुआ, जैसे विदेशी युद्ध और अभियानों के लिए भारतीय धन, सैनिक और सामग्रियों का उपयोग हुआ। भारत की विदेश नीति पर कोई नियंत्रण नहीं था, भारतीयों को विदेश नीति निर्माण में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी, जिसमें राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत की विदेश नीति को स्वतंत्रता प्राप्त देश के अनुसार होना चाहिए, इस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है वो बनाना चाहिए, इसकी भी मांग जो है उठाई गई थी। अब हम बात करेंगे जो साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन, यानी इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ इम्पेरियलिज्म्स। तो साम्राज्य किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना है। यानी साम्राज्यवाद का जो अर्थ होता है वो बेसिकली ये है किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र पर उसका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो साम्राज्यवाद था वह विशेष रूप से आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित था और भारत जैसे उपनिवेश
में इसको आर्थिक प्रभाव गहरे और दूरगामी देखने को हमें मिले। आर्थिक शोषण के आधार की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमें शोषण देखने को मिला वो था कच्चे माल की आपूर्ति, यानी भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे कपास, जूट, कोयला, मसालों का स्रोत जो है बनाया गया, तथा जो भी कच्चे माल थे वो भारत से लेकर तथा ब्रिटेन के बाजारों में तैयार कर कर वापस भारत में ही बेचा गया, जिसके अंतर्गत जो भी तैयार माल के लिए बाजार, यानी भारत को ब्रिटेन के तैयार माल जैसे कपड़ा का बाजार बनाया गया, यानी ब्रिटेन से जो भी चीज़ें भारत से जो चीज़ें कच्चे माल के रूप में जाती थी वो ब्रिटेन से बनकर आके वापस भारत में ही बेची जाती थी। भारतीय कुटीर उद्योग इससे नष्ट हुआ, जिससे स्वदेशी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई, यानी जो भी भारतीय का जो हथकरघा या कुटीर उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट वर्क था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जो है कमजोर पड़ने लगी थी। कर प्रणाली और भू राजस्व, यानी भारी कर वसूली और भूमि कर ने किसानों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। अधिकांश राजस्व जो था वो ब्रिटिश प्रशासन और युद्ध में ही खर्च होने लगे और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है प्रभावित हो रहे थे और उन्हें किसी भी प्रकार से जो है लाभ नहीं हो रहा था। निकासी नीति यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत, इसे ड्रेन थ्योरी दिया, जिसमें बताया गया कि भारत से बिना प्रतिफल के धन ब्रिटेन भेजा जा रहा है, इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। संरचनात्मक आर्थिक बदलाव हुआ, यानी एकांगिक विकास, केवल कुछ क्षेत्र जैसे रेल, खनन, बंदरगाह का विकास हुआ, वो भी इस हित से हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हितों के लिए ही इसका जो है विकास किया गया था। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अंत हुआ, यानी भारत अब आत्मनिर्भर ना रहा, वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का परिष्कृत हिस्सा बन गया था, यानी ब्रिटिश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बढ़ाने में भारत का काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिला, वो भी जबरन ही ये सारी चीज़ें भारतीय लोगों से करवाई जा रही थी। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, जिसमें कुटीर उद्योगों का नाश हुआ, कृषि संकट हुआ और व्यापक बेरोजगारी को जो है जन्म देने का ये कार्य करा, यानी जितनी भी बेरोजगारी थी भारत में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रही, जितने भी भारत के लोग थे उनको किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा था। अब बात करेंगे नरमपंथियों के विरुद्ध असंतोष। 1885 से 1895 के दशक में कांग्रेस का नेतृत्व नरमपंथियों के हाथ में था। इन नेताओं ने संवैधानिक उपायों, याचिकाओं और ब्रिटिश सद्भावनाओं के माध्यम से सुधार की मांग की, परंतु जल्द ही इनकी नीति से जनता और युवा में असंतोष पनपने लगा। नरमपंथी कौन थे? इनकी बात करें तो नरमपंथी वे कांग्रेस के नेता थे जो संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग करते थे। इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आदि जो है इसके प्रमुख नेता थे। वह क्या करते थे? जो भी नरमपंथी नेता होते थे वह याचिका, प्रस्ताव, ज्ञापन और बहस के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारों की मांग करते थे, यानी नरमपंथी बेसिकली वो नेता थे जो सरकार से सुधारों की मांग करते थे और वो भी किस तरीके से मांग करते थे? याचिका के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, कोई भी अपना जो है ज्ञापन सौंप के या बहस के जरिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग करते थे। उन्हें ही हम नरमपंथी नेता या नरमपंथी दल के रूप में देख सकते हैं। असंतोष के जो प्रमुख कारण थे उसकी बात करें तो धीमी गति और परिणामहीनता की, यानी नरमपंथी की जो प्रार्थना और याचना की नीति थी वह ठोस उपलब्धियां उसे जो है हासिल नहीं हुई, जिसने ब्रिटिश सरकार ने उनके ज्ञापन की अनदेखी करी, यानी किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को जो है नहीं देखा जाता था। वो जो भी याचनाएं, जो भी ज्ञापन सौंपते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ जो है अनदेखी की जाती थी। जनता से दूरी की बात करें तो अधिकतर नरमपंथी उच्च शिक्षित और साम्राज्य वर्ग से थे, जो कि ग्रामीण जनता, श्रमिक वर्ग, किसान की आंदोलनों से नहीं जोड़े गए थे। ब्रिटिश नीति पर भरोसा की बात करें तो नरमपंथी यह मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन भारत के लिए धन्य अवसर लेकर आएगा और इससे युवा राष्ट्रवादियों में असहमति और हताशा जो है बढ़ने लगी थी। ब्रिटिश दमन पर नरमी की देखने को मिली, यानी 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो बहुत सीमित सुधार लेकर आया, फिर भी जो नरमपंथी थे उन्होंने क्या करा? उसका स्वागत करा, यानी जो नरमपंथी नेता थे वो किसी भी प्रकार से मतलब आंदोलन ना करके जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स लाती थी उसको बस मानने के लिए जो है उसका स्वागत
करने के लिए रेडी रहते थे। प्रतिक्रिया और असंतोष की अभिव्यक्ति की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर असंतोष की आवाज उठाई। युवा और छात्रों में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ, जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे विचार जिनके अंदर उभरने लगे, जो आगे चलकर गर्म पंथ का आधार बने। यानी ये जो है गर्मपंथी नेता के रूप में बने और गर्मपंथी नेता का आधार बने, जो कि किसी भी बात को याचिका, ज्ञापन या प्यार से ना कहकर उसको विरोध करके, संघर्ष करके हक मांगने पर विश्वास रखते थे। बात करेंगे उदारवादी दल यानी जो मॉडरेट पार्टी, उदारवादी गुट था, उसके बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो उदारवादी या नरमपंथी दल कांग्रेस का वह समूह था जो ब्रिटिश शासन में संवैधानिक सुधार, प्रार्थना और याचिका और संवाद के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की मांग करता था। यानी जो हमारा उदारवादी दल था वो बेसिकली एक ऐसा दल था जो कि संवैधानिक सुधार, प्रार्थना, याचिका और संवाद के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की मांग करता था। इसमें जो हमें प्रमुख नेता देखने को मिलते हैं उदारवादी के अंदर, वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और MG रायनाइट जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि उदारवादी नेता के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। उदारवादी नेता के राजनीतिक कार्य करने के तरीके की बात करें तो उन्होंने लोगों को शिक्षित करने, उनमें राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत चाहने के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मामलों से संबंधित बैठकें तथा चर्चाएं जो है वो करते थे। उन्होंने देश के सभी हिस्सों से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक सत्र आयोजित किया। विचार विमर्श के बाद संकल्प को पारित किया गया और जिससे सूचना एवं उचित कार्रवाई के लिए सरकार को अग्रसित किया गया। यानी ये जो दल था वो क्या करता था, देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे उनके साथ वार्षिक बैठक आयोजित करता था, विचार विमर्श करता था और संकल्प पारित करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाता था। नरमपंथी की सफलता के योगदान की बात करें तो वे समय के सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे समान हितों वाले सभी भारतीयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचार को लोकप्रिय बनाया तथा इनके द्वारा ही औपनिवेशिक शासन के मूल रूप से शोषक चरित्र को उजागर किया गया। इस प्रकार इसके नैतिक नींव को भी कमजोर किया गया। उनका जो राजनीतिक कार्य था वो था कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, ना कि उथली भावना, धर्म आदि पर नहीं था। वे मूल राजनीतिक सत्य को स्थापित करने में सक्षम थे कि भारतीयों के हित में भारत पर शासन किया जाना चाहिए तथा जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए बहुत कुछ किया, भले ही वे जनता को अपनी ओर नहीं खींच सके तथा उनके लोकतांत्रिक आधार एवं अपनी मांगों के दायरे को व्यापक बनाने में विफल रहे। वे ब्रिटिश शासन के जो भी वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाने का कार्य करा या नहीं समझ पाए, इस तरीके हम कह सकते हैं। इनके मांगे तथा कार्यक्रमों की बात करें तो उनकी जो मुख्य मांगे थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि प्रांतीय काउंसिलिंग का गठन किया जाए, इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा का इंग्लैंड के साथ भारत में भी इसका आयोजन हो और जो अमर्स एक्ट को जो है रद्द कराने की मांग करी गई और न्यायपालिका का कार्य पालिकाओं से पृथकीकरण किया जाए, इसकी भी मांग जो है इनके द्वारा की गई। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख उदारपंथी नेता की, यानी जो भी उदारपंथी नेता थे वो कौन कौन से थे, प्रमुख उदारपंथी नेता, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख जो उदारपंथी नेता के रूप में हमें कांग्रेस के अंदर देखने को मिलते हैं वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक जिनको हम कहते हैं, और ये धन निकासी सिद्धांत जो दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जिन्हें ड्रेन थ्योरी के प्रवक्ता के रूप में भी जाना तथा इन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी जाना जाता है और ये कांग्रेस के 3 बड़े अध्यक्ष भी रहे तथा पुस्तक इन्होंने जो लिखी वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई। अगले जो कांग्रेस के नेता देखने को मिले वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो कि बंगाल के प्रमुख उदारवादी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और इंडियन नेशनलिस्ट अखबार के संपादक भी रहे हैं और कांग्रेस के शुरुआती प्रवक्ता में से एक भी रहे हैं तथा इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में भी जाना
जाता है। तथा अगले जो प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि समाज सुधारक और बुद्धिजीवी सर्वोट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई। इन्होंने गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था तो उस समय इंडिया की जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी उसके बारे में गांधी जी को जो भी बातें बताई गई या जो भी ज्ञान दिया गया वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही दिया गया। इसीलिए तब से इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। तथा इन्होंने वित्तीय मामले ब्रिटिश सरकार की आलोचना के लिए प्रसिद्ध रहे और 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगले जो थे वो थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो कि बम्बे का शेर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, इन्हें जो है बम्बे का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने कानून और नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञ हासिल करी और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुधार के लिए प्रसिद्ध रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक में से एक इनको जो है जाना जाता है। अगले जो हमें देखने को मिले वो थे MG रांडे जो कि उदारवादी विचारक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट रिफॉर्म पत्रिका के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के समर्थक के रूप में भी देखने को हमें मिले। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार देने के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे हमारे कांग्रेस के कुछ जो उदारवादी प्रमुख नेता थे या कांग्रेस के जो प्रमुख उदारपंथी नेता थे वो थे जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और MG रांडे। ये सब हमारे कांग्रेस के उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पाए एंड अच्छे से आप एग्जाम में अपने आंसर्स लिख पाए। एंड अब बात करते हैं हम क्रांतिकारी उग्रपंथ की, जो कि गरम दल का उदय, यानी जो भी गरम दल थे वो कौन से थे, क्रांतिकारी उग्रपंथ वाले जो दल थे वो कौन थे, उनकी बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र कर दिया। जिन्होंने नर्म पंथियों की प्रार्थना और याचिका की नीति से असंतुष्ट युवाओं और नेताओं ने अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी मार्ग को जो है अपनाया था। इनमें जो गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में हम जिन्हें देखते हैं वो है बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे और बिपिन चंद्रपाल जो कि बंगाल से थे। यही प्रमुख गरम दल के नेता के रूप में देखने को मिले तथा इन्हें हम साथ में लाल बाल और पाल के रूप में भी जानते हैं। इन्हें ही हम लाल बाल पाल कहकर पुकारते हैं, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के रूप में ही हम इन्हें देखते हैं, जो कि प्रमुख गरम दल नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख विचारधारा और उद्देश्य की इनकी बात करें तो इनका जो पक्ष था वो आप इस तरफ देख सकते हैं एंड विवरण इधर दिया गया है। इनका जो लक्ष्य था, इनका लक्ष्य था स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की ये मांग करते थे तथा इन्होंने कई रणनीति इसके लिए अपनाई, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा और जन जागरण जैसे विचारों को भी इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत करा। जितने भी विदेशी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं का जो है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए तथा इनके द्वारा राष्ट्र शिक्षा और जन जागरण की भी नींव रखने का भी कार्य इन्हीं नेताओं के द्वारा किया गया तथा इन्होंने ब्रिटिश नीतियों पर दृष्टिकोण रखा, जिन्होंने विरोध और प्रतिरोध का मार्ग अपनाकर ब्रिटिश सरकार पर भरोसा नहीं जताया। जन आंदोलनों का समर्थन इनके द्वारा दिया गया। जितनी भी जनता की भागीदारी से आंदोलनों की गति दी गई उसमें भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे जो क्रांतिकारी उग्रपंथ यानी गरम दल के जो उदय के कारण थे वो क्या क्या थे। इसमें हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों के आधार पर देखेंगे। अगर एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रमुख क्रांतिकारी उग्रपंथ वाले गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे, तो इनके भी आप जो आंसर्स बताएंगे वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार के रूप में ही बताएंगे ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए। सबसे पहले हम इसके सामाजिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश नस्लीय भेदभाव, यानी जितने भी भारतीयों को इन्होंने क्या करा, जो
ब्रिटिश नस्लीय भेदभाव के जरिए ये था कि भारतीयों को हीन समझा जाता था और सरकारी नौकरी और न्याय में भेदभाव किया जाता था। यानी जो भी ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे, भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी या न्याय में जो है न्याय प्राप्त नहीं होता था तथा उनसे भेदभाव किया जाता था। राष्ट्रीय जागृति का विकास की बात करें तो जिसमें समाज सुधारक, प्रेस और शिक्षा में समाज में स्वाभिमान और आत्मगौरव को बढ़ावा दिया गया। युवा वर्ग की भागीदारी भी इसमें हमें देखने को मिली, जिसमें नई पीढ़ियों ने नरमपंथी नीति को कमजोर मानकर अधिक सक्रिय और आक्रामक मार्ग अपनाने का प्रयास करा। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का राजनीतिकरण किया गया, जिसमें तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव के माध्यम से जो है लोगों को जन जागरण या लोगों को जागृत करने का कार्य भी किया गया। राजनीतिक कारण की बात करें तो जितने भी नरमपंथी की नीति में मोहभंग थे उन्होंने 20 वर्ष तक याचिका और प्रार्थनाओं की नीति के बावजूद कोई बड़ा सुधार जो है नहीं देखने को मिला। जिसमें बंगाल विभाजन 1905 में राजनीतिक स्वरूप से हिंदू मुस्लिम की विभाजन की कोशिश ने गुस्सा भड़काने का भी कार्य करा। सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस में गरम और नरम का टकराव और गरम दल का अलग होना भी हमें देखने को मिला, जिन्होंने ब्रिटिश दमन करा। यानी जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसमें असहमति जताने वालों पर गिरफ्तारी और लाठीचार्ज और सेंसरशिप जैसी नीति भी अपनाई गई थी। यानी राजनीतिक कारण के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि लोगों ने जब अपनी असहमति जताई तो उनको जो है गिरफ्तार किया जाने लगा, उन पर लाठीचार्ज होता था तथा जो है सेंसरशिप लगा दी गई थी न्यूज़पेपर या कितने भी जो भी पत्र पत्रिकाएं थी उन पर। आर्थिक कारणों की बात करें तो धन की निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी जो थी वो दादा भाई नेहरू ने ही दिखाया कि भारत से धन अंग्रेजों द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है और भारत के हितों में ना प्रयोग करके भारत के धन को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हितों के लिए जो है बाहर विदेशों में ले जाकर उनका प्रयोग कर रही थी। कृषि संकट भी हमें देखने को मिला, जिसमें अधिक कर, अकाल, ऋण और उत्पादकता में गिरावट देखने को मिली, जिसने किसानों की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। तथा जितने भी स्वदेशी आंदोलनों का आर्थिक प्रभाव देखने को मिला, जिसमें देसी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का भी कार्य करा। औद्योगिकरण के रूप में शोषण देखने को मिला, जिसमें भारतीय उद्योगों का दमन और ब्रिटिश वस्तुओं की मजबूरी से व्यापारियों वर्गों में असंतोष भी देखने को हमें मिला। अब हम बात करेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट्स। बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट के बैकग्राउंड की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। विभाजन का उद्देश्य जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था और इसका जोरदार विरोध हुआ, जिससे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का जन्म हुआ। यानी जो विभाजन हुआ बंगाल में तो उस समय जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और इसके प्रयास के द्वारा ये हुआ कि लोगों ने जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करा और अब इसी से ही जो है इन बहिष्कार आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। बाइकॉट मूवमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता था, जितनी भी ब्रिटिश वस्तुएं थी, ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूल, अदालतों और प्रशासनिक संस्थाओं का जो है बहिष्कार किया गया लोगों के द्वारा। विदेशी वस्त्रों की होली की जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी वस्तुएं थी उसको जो है लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया और उसको जो है जलाया गया। ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। यानी जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें जो कि भारत में बिकती थी उसको लोगों ने ना खरीदने का प्रयास करा और इसी के जरिए उन्होंने जितना भी विदेशी वस्तु था उसका बाइकॉट कर भारतीय वस्तुओं को अपनाने का प्रयास करा। इसी में हमें स्वदेशी आंदोलन भी देखने को मिला, यानी देश में बने घरेलू उत्पाद जैसे कि खादी, हस्तशिल्प, देशी साबुन आदि के उपयोगों को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी उद्योग, उस स्कूल, बैंकों की स्थापना हुई, यानी जितने भी भारतीय बैंक थे, भारतीय स्कूल थे उसकी स्थापना करी गई, जिसमें शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग को जो है काफ़ी ज़्यादा अब लोगों के अंदर जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस बाइकॉट मूवमेंट के अंदर जो प्रमुख नेता के जो हमें देखने को मिले वो थे हमारे प्रमुख नेता में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष आदि जो है वो गरम दल के नेता इसी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन आंदोलन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इसमें यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा, रक्षाबंधन बनाया, जितने भी हिंदू मुसलमान लोग होते थे
लोगों को आपस में जो है भाई बहन का रिश्ता बना के तथा जो है रक्षाबंधन के द्वारा लोगों को एकजुट करने का प्रयास करा। आंदोलनों के प्रभाव की बात करें तो इसके जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा वो था ब्रिटिश शासन का खुला विरोध शुरू हो गया। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जितनी भी देशी उद्योगों का विकास था वो हुआ और विदेशी व्यापारों में अब गिरावट देखने को मिली। इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई और लोग अब एकजुट होकर किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए तैयार थे। शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जैसे जियात ए हिंद के रूप में जाना जाता। आंदोलन की सीमाओं की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा इसका जो है दमन किया गया, लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तथा प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई। मध्यवर्गीय नेतृत्व की सीमा और जितने भी ग्रामीण सहभागिता थी उसकी भी कमी हमें इसमें देखने को मिली। 1908 के बाद आंदोलनों की तीव्रता में भी अब गिरावट देखने को मिली, यानी जो है ये भारत के जो मध्य वर्ग थे उसकी थोड़ी कम भूमिका भी हमें इसमें देखने को मिली। ग्रामीण वर्ग था उसकी सहभागिता में भी कमी आई और अंग्रेजों के द्वारा क्या करा जाता था, जितने भी लोग आंदोलन करते थे उनकी गिरफ्तारियां होती थी तथा प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे बाइकॉट मूवमेंट ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रहा। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे पत्र जितने भी पत्र थे उसके माध्यम से लोगों को जन जागरण करने का प्रयास करा, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया और 1908 में राजद्रोह के आरोप में उन्हें जेल जो है पहुंचा दिया गया। यानी जितने भी प्रमुख नेता थे उनके द्वारा बहुत से प्रयास किए जाते थे लेकिन उन्हें किसी न किसी झूठे आरोप में फंसाकर जेल पहुंचा दिया जाता था या उनका जो है किसी भी तरीके से उनको मार दिया जाता था। इस तरीके का भी कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय की बात करें तो उन्होंने पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए वो और आर्य समाज से जुड़े और सामाजिक सुधार में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई तथा जितने भी विदेशों में भारत की जो आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया और इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल हुए और बाद में इनकी मृत्यु होगी। यानी जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उस समय ही ये घायल हुए और उसके पश्चात इनकी जो है मृत्यु हो गई। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो ये गरम दल के वैचारिक नेता के रूप में जाने जाते हैं तथा लाल बाल पाल की तिकड़ी में भी ये शामिल थे और राष्ट्र शिक्षा जैसे स्वदेशी और बहिष्कार और जन जागरण के समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने पत्रकारिता और लेखन के माध्यम से क्रांति का प्रचार करा। अरविंद घोष की बात करें तो ये पहले उग्रवादी नेता, बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपनाया इनके द्वारा। इन्होंने वंदे मातरम के संपादक और क्रांतिकारी संगठन से जुड़े रहे और 1908 में अलीमपुर बम कांड में गिरफ्तार हुए और बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। क्रांतिकारी गुप्त संगठन के नेता की बात करें, यानी कुछ ऐसे भी नेता थे जो क्रांति करने के लिए गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, वो थे खुदरीम बोस, जो कि बहुत कम उम्र में बम कांड में जिनको जो है फांसी दे दी गई, और प्रफुल्ल चकी, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों में भी जो है काफ़ी अग्रिम भूमिका हमें देखने को मिली तथा वीर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक और 1909 में इन सभी को इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कुछ गुप्त रूप से भी जो है क्रांतिकारी नेता जो थे वो अपनी भूमिका निभा रहे थे और भारत में जितने भी तरीके से जिस भी तरीके से विरोध हो सकता था अपना विरोध जो है प्रकट कर रहे थे। अब बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की, जो भी अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे उनकी। क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह पक्ष था जिसमें देश की आज़ादी के लिए हिंसात्मक संसाधनों, गुप्त संगठनों, बम कांड और सशस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों का प्रतिरोध किया गया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के सशस्त्र क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने का। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन था उनका मेनली ये उद्देश्य था कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंक दिया जाए और भारत को आज़ाद कर लिया जाए। इनके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इनका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश साम्राज्य का अंत और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, भारत में युवाओं को राष्ट्रीय भावना और बलिदान के लिए प्रेरित करना, विदेशी शासकों को भयभीत कर जनमानस में स्वतंत्रता के लिए जोश भरने का कार्य जो है इनका मेन उद्देश्य
था जितने भी क्रांतिकारी दल थे। क्रांतिकारी आंदोलन की जो विशेषता थी यानी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये गुप्त संगठनों और योजनाओं को जो है बनाते थे, यानी भूमिगत संगठन जैसे कि अनुशील समिति, युगांतर या HSR आदि जैसे जो है ये संगठन बनाते थे जो कि गुप्त रूप से क्रांति करते थे या गुप्त तरीके से विरोध जताते थे। इसमें हिंसात्मक प्रतिकार जिसमें कि बम, गोलीकांड, हत्या जैसी जो है कृतियां जो है ये मुख्य रूप से अपना कार्य करते थे, यानी गुप्त रूप से ये बम बनाकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उसका प्रयोग करते थे। गोलीकांड जैसे या जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी या विदेशी लोग थे उनकी हत्या करके जो है गुप्त रूप से अपनी भूमिका जो है निभाते थे। युवाओं की भागीदारी की बात करें तो आंदोलन के अधिकांश जो भी छात्र, युवक और बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसमें शामिल होने लगे। बलिदान की भावना लोगों के अंदर अब जागने लगी। जितने भी नेता फांसी, कारावास और यातना से नहीं डरे, यानी जितने भी नेता थे वो बलिदान के लिए जो है बलिदान की भावना लोगों के अंदर अब जागने लगी। वो किसी भी प्रकार से फांसी, कारावास या यातना से नहीं डरने लगे और अपने विरोध को प्रकट करते थे। प्रमुख चरण की बात करें या फ्रेजेस ऑफ द मूवमेंट्स, यानी जो अलग अलग जगह पे मूवमेंट्स हुए उसकी बात करें तो इसमें प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां जो हमें देखने को मिली वो थी 1897 से 1915 के बीच में, जिसमें कि चांपेकर बांधु जो कि 1897 में प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या के रूप में जिनको देखा गया, और इन्होंने आसुनील समिति जो कि 1902 में बंगाल में स्थापित करी, और 1908 में आलिमपुर बम कांड और खुदरीम बोस और फफलू चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया, और वीर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। गदर आंदोलन जो कि 1914 से 15 के बीच में हमें देखने को मिला, इसकी जो स्थापना थी वो अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा की गई। लाला हरदयाल और करतार सिंह सौरभ जैसे नेता इसमें शामिल थे। इनका जो उद्देश्य था वो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया जाए। 1920 तथा 30 के दशक में जो देखने को मिला वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSR के द्वारा इनकी जो स्थापना थी वो 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई। इन्होंने सनडर्स की हत्या 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, यानी जो लाला लाजपत राय की मौत हुई थी उसका बदला इन्होंने सनडर्स की हत्या कर करी, और असेंबली में बम कांड कर भगत सिंह और बुंकेश्वर दत्त जो है द्वारा बम फेंकने का प्रयास भी असेंबली में किया गया, और इससे भी इन्होंने विरोध अपना जताया। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की बात करें जो कि 1940 से लेकर 1945 के बीच में हमें देखने को मिला, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा INA की स्थापना की और जापान की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, इसका प्रसिद्ध नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जो है ये नेता दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाता हूँ या आज़ादी दूंगा। इसमें जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में हम जिन्हें जानते हैं वो थे भगत सिंह, जिनके द्वारा जो है HSR के नेता के रूप में जाना गया, और इन्होंने सरडस की हत्या करवाई और असेंबली में बम कांड भी इनके द्वारा कराने का जो है प्रयास करा गया। चंद्रशेखर आज़ाद जिनके द्वारा जो है प्रमुख नारा यानी मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा क्रांतिकारी भावना का प्रतीक जताया गया। वीर सावरकर ने क्या करा, अभिनव भारत के संस्थापक के रूप में कार्य करा, और 1857 का स्वतंत्र संग्राम पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने INA के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना गया, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता की आवाज़ जो है उठाई थी। इंटरनेशनल लेवल तक जो है भारतीयों को स्वतंत्र कराने की आवाज़ इनके द्वारा उठाई गई थी। खुदरीम बोस की बात करें तो इन्हें सबसे युवा क्रांतिकारी के रूप में जाना गया, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में फांसी तक को प्राप्त कर लिया था, लेकिन देश को आज़ाद करवाने के लिए ही। राजगुरु और सुखदेव की बात करें तो इन्होंने भगत सिंह की साथी फांसी के साथ अमर हुए, तथा फुरफुल चक्की की बात करें तो इन्होंने बम कांड में शामिल गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या ही कर ली, यानी बम कांड में ये शामिल हुए तथा इनकी गिरफ्तारी से पहले इन्होंने स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। आंदोलन की सीमाओं की बात करें तो इसकी लिमिटेशन भी हमें कुछ देखने को मिली, यानी जनसाधारण की जो व्यापक भागीदारी थी वो इसमें नहीं देखने को मिली।
संगठनात्मक अस्थिरता और संसाधनों की कमी भी देखने को मिली, जिसकी वजह से यह आंदोलन जो है पूर्ण रूप से ना फैल सका। ब्रिटिश सरकार की सख्त दमनकारी नीतियां थी, जिससे लोग थोड़ा घबरा भी रहे थे, और गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन के कारण भी ये पृष्ठभूमि में चले गया था। आंदोलन के योगदान की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उत्साह, प्रेरणा और बलिदान का भाव देखने को मिला। जनता में क्रांति, स्वाभिमान और ब्रिटिश विरोध की भावना का विकास भी हमें देखने को मिला। युवाओं के बीच जागरूकता और स्वतंत्रता का बीज रोपण भी इनके द्वारा ही जो है किया गया, इन आंदोलनों के द्वारा ही। अब क्रांतिकारी आंदोलन की जो असफलता थी उसके कारण की बात करें, यानी जितने भी आंदोलन हुए उसके असफल होने के पीछे जो कारण था मेन, वो क्या था उसकी बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सहज बलिदान और प्रेरणा दी, परंतु यह आंदोलन अपने लक्ष्य यानी ब्रिटिश शासन का अंत जो है उसको प्राप्त नहीं कर सका, और इसके पीछे जो है हमें कई कारण देखने को मिले। इसमें जो प्रमुख कारण है वो आप बता सकते हैं जन समर्थन की कमी, यानी लोगों की जो है कमी देखने को मिली। आंदोलन का जो मुख्यतः शहरी शिक्षित युवाओं का सीमित तक, मतलब जो भी शहरी और शिक्षित युवा था उन्हीं तक ये सीमित रह गया। ग्रामीण जनता और आम नागरिक इस अधिकार से या इससे जो है अधिक नहीं जुड़ सके, जिससे जो है जन समर्थन की कमी के रूप में आंदोलन जो है असफल रहा। संगठनात्मक की कमजोरी देखने को मिली है, जितने भी विभिन्न संगठन थे उनकी भी कमजोरी हमें यहाँ पे देखने को मिली, यानी क्रांतिकारी संगठन स्थायी ढांचे और नेतृत्व की कमी से जूझ रहे थे। एकता और समन्वय का अभाव रहा, जिससे दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई जा सकी, जिससे आंदोलन असफल रहा। विदेशी सहायता का अभाव देखने को मिला, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतियों को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका। गदर आंदोलन जैसे प्रयासों को विदेश में सफलता प्राप्त नहीं हुई। कठोर ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के कारण भी जो है इसको असफल देखने को मिला, यानी सरकार ने सख्त कानून, गुप्तचर और पुलिस बल के सहारे क्रांतियों को जो है कुचल दिया गया। जितने भी लोग क्रांति करते थे उनको फांसी दे दी गई, उनको गोली मार देने का अधिकार भी पास कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। पुनः गिरफ्तारी करी गई, फांसी करा गया, काला पानी जैसी यातना आदि से जो है लोगों को इस आंदोलन से दूर रहने की बात करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तथा इसमें जो है मेनली हमें संसाधनों की कमी भी देखने को मिली, जिससे जो है ये आंदोलन सफल नहीं रहा, यानी हथियार, बम, धन और संचार संसाधन, जो भी संसाधन थे उसकी भारी कमी थी, जिससे जो है आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक का भी इसमें हमें अभाव देखने को मिला। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन भी इसमें काफ़ी रूप से जो है, मतलब गांधी जी के सिद्धांत है कि भाई हिंसा ना करके मतलब हम अपनी बातों को नॉर्मल तरीके से रखेंगे, बिना हिंसक तरीके से। यानी गांधी जी के अहिंसा और असहयोग आंदोलन ने जनता को एक शांतिपूर्ण मार्ग पर केंद्रित कर दिया था। इससे क्रांतिकारी विचारधारा जन आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी। वैचारिक स्पष्टता भी हमें देखने को मिली, यानी जो भी क्रांतिकारियों के बीच साम्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद जैसी विचारधारा में स्पष्ट एकता हमें देखने को नहीं मिली, और आंदोलन का कोई सर्वमान्य वैचारिक नेतृत्व नहीं मिल पाया था। अल्पकालिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कई योजनाएं जो है तत्कालिक हिंसक प्रतिकार तक सीमित थी और दीर्घकालिक रणनीतियां जो है नहीं ले सकी, तथा सत्ता परिवर्तन के बाद कैसे भारत होगा इस पर भी कोई स्पष्ट सोच जो है नहीं हो रहा था, जिससे जो है इस आंदोलन को असफलता प्राप्त हुई। अब इसके ओवरऑल निष्कर्ष यानी ओवरऑल कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पहले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसी काल में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य मांगें प्रस्तुत की गई थी, और प्रारंभ में कांग्रेस ने हल्की फुल्की मांगें रखी और उन्हें प्राप्त करने के लिए नम्र और संवैधानिक तरीकों को जो है अपनाया था, यानी याचिका देकर, ज्ञापन देकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष अपनी बातों को रखा। प्रारंभिक नेताओं ने यह विश्लेषण करके दिखलाया कि किस प्रकार एक सुनियोजित ढंग से अंग्रेज भारत का जो है खून चूस रहे थे, और उन्हें समझ लिया था कि इस आर्थिक दोहन से जनता की गरीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुछ वर्षों में ही कांग्रेस में एक वर्ग नरम दल के तरीके को प्रभावहीन मानने लगा, तथा यह वर्ग अंग्रेजों का सक्रिय विरोध करना चाहता था। उसकी मुख्य मांग थी कि स्वराज यानी स्वशासन। इससे आंतरिक कलह ने सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन कर दिया, और इससे कुछ समय के लिए इसमें फूट से कांग्रेस कमजोर पड़ गई, यानी कांग्रेस का भी जो है विभाजन
इससे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसमें दो दल बढ़ गए, गरम दल और नरम दल के रूप में हमें देखने को मिले। उनकी जो कुछ समय के लिए इसमें फूट डालने पर जो है कमजोरी पड़ गई और अपने पहले चरण में कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यह स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंगाल विभाजन के विरोध से प्रारंभ किया गया था, के माध्यम से भारतीय जनता के महत्वपूर्ण वर्गों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करा जाए। और मेनली वो इस पे जो है मेन ये आंदोलन ना सफल होने का जो मेन रीजन हमें देखने को मिला वो ये कह सकते हो कि कांग्रेस के जो दल थे उनको दो दलों में बंटने के कारण भी जो है दोनों के जो विचार थे वो नहीं मिल पाते थे, जिससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा असफलता हमें देखने को मिली। लेकिन पूर्णतः धीरे धीरे करते ही फाइनली जो है भारतीयों को स्वतंत्रता भी मिली, जिसके बारे में हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।